ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम नीलू और शालू था। उनके पिता एक मेहनती और ईमानदार किसान थे। उनका गांव में सब्जियों का एक बड़ा कारोबार था। उनकी उगाई गई सब्जी बहुत अच्छे दाम में मार्केट में बिकती थी और अच्छी कमाई होती थी, जिससे वो अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजते थे और उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। जितने पैसे चाहिए दे देते थे। उन दोनों के बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे। एक दिन की बात है, गीता अपने पति को देखती है कि आज वो कुछ परेशान है। वो अपने पति से पूछती है, क्या हुआ, खेत में सब्जी खराब हो गई है क्या? नहीं, सब्जी तो सही है, लेकिन सब्जियों के दाम गिर गए हैं। जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, और ऊपर से कोरोना वायरस के चक्कर में माल बाहर कम जा रहा है। इस चक्कर में ग्राहक भी पहले से कम हो गए हैं और उगी हुई सब्जी खेत में पड़े पड़े सड़ना चालू हो गई है। कुछ नहीं होता, सब सही हो जाएगा, बस कुछ वक्त की बात है। फिर रमेश खाना खाकर सो जाता है और सुबह उठता है तो उसकी पत्नी गीता रमेश को बताती है कि सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। सभी स्कूल, ऑफिस, रेल और बहुत सारी सेवाएं भी बंद कर दी हैं। अब कोई भी एक शहर से दूसरे शहर में नहीं आ जा सकता। रमेश कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी पत्नी उसे देखकर समझ जाती है कि वो काम को लेकर परेशान है। पर रमेश अपनी पत्नी गीता और अपने दोनों बच्चे नीलू और शालू को कुछ नहीं बोलता। पिताजी, अब से हमारी क्लास ऑनलाइन हुआ करेंगी और घर में एक ही लैपटॉप है और वो शालू अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए इस्तेमाल करती है, तो मुझे एक नया लैपटॉप दिलवा दो। ठीक है बेटा, आपको जो भी लैपटॉप चाहिए ऑनलाइन मंगवा लेना। रमेश बेचारा करता भी तो करता क्या, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी खराब नहीं करना चाहता था। रमेश लॉकडाउन के चलते घर में खाली बैठा था और कुछ कमाई न होने के कारण अपनी सेविंग को घर और बाकी खर्चों के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन वो भी खत्म हो गई। रमेश को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए कर्जा लेना पड़ा, परंतु खर्चा कम न होने के कारण रमेश अपनी पत्नी गीता को सारी बात बता देता है कि उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई है और उसने ठेकेदार से कर्जा भी लिया है। ये सुनकर रमेश की पत्नी गीता परेशान हो जाती है। जी, आपने ये इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम और हमारे दोनों बच्चे परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, और तुम भी ये बात नीलू और शालू को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी नहीं चाहती कि वो दोनों परेशान हो। जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम शहर में जाकर कोई काम ढूंढते हैं। क्या काम ढूंढ लेंगे? अच्छे अच्छे लोगों के काम ठप पड़ गए हैं और बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। हमें कहाँ काम मिलेगा? अरे, काम ढूंढने से मिलता है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। ऐसे ही बैठे रहे गांव में तो कुछ नहीं होगा। गीता अपने पति रमेश से जिद करती है और उसे शहर जाने को बोलती है। हम दोनों अपने शहर चलते हैं और वहाँ कुछ कमाई करके यहाँ अपने बच्चों को भेजते रहेंगे। अगले दिन वो दोनों कई काम ढूंढते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उन्हें कोई काम नहीं देता। लेकिन वो दोनों उम्मीद नहीं हारते, पर फिर भी कई दिन बीत गए और उन्हें कोई काम नहीं मिला। उनके पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए और वो थक हार के अपने गांव के लिए वापस जाने के लिए तैयार हो गए। जब बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी ने अभी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कोई काम चाहिए? वो तुरंत हाँ कर देते हैं। रमेश उस आदमी से पूछता है कि किस चीज का काम है और हमें क्या करना होगा। मेरा नाम राकेश है और मैंने अभी एक सैनिटाइजर की फैक्ट्री खोली है। मुझे उसके लिए कुछ मजदूर चाहिए। ठीक है, पर कितनी तनख्वाह देंगे आप? 100 रुपए दिन का। 100 रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा रोज का? और हमें बच्चों की फीस भी देनी है। हो जाएगा, हम थोड़ा कम खा लेंगे, गांव में तो इतने भी नहीं मिलेंगे। जब रमेश ने काम पर जाना चालू किया तो उसे कुछ सही नहीं लग रहा था और उसने देखा कि ये आदमी हमसे नकली सैनिटाइजर बनवाता है और मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचता है। रमेश एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसने उस आदमी की शिकायत पुलिस में कर दी और वो आदमी जेल चला गया। अब रमेश फिर से बेरोजगार हो गया और रमेश के पास जितने भी पैसे थे वे खत्म होने वाले थे। घर में राशन भी नहीं था और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते लोगों ने सामानों के दाम बहुत बढ़ा दिए थे। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी गीता भूखे पेट ही सो जाते हैं। खाना सही से ना खाने के कारण रमेश को बुखार हो गया।
गीता, देखो ना, सिर में दर्द है और बुखार भी लग रहा है। कहीं आपको भी कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? पागल तो नहीं हो गई है? शुभ शुभ बोल और मुझे खांसी की दवाई दे दे और एक गरम चाय बना दे। दूध नहीं है घर में और चाय पत्ती भी खत्म हो गई। दवाई खाकर सो जाओ। अगर आराम नहीं आया तो सुबह सरकारी अस्पताल जाएंगे। हे भगवान, मेरा सुबह तक बुखार उतर जाए। एक तो इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और ऊपर से हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्चा बहुत है। सुबह रमेश का बुखार और बढ़ जाता है। ये देख उसकी पत्नी को चिंता हो जाती है। मैं नीलू और शालू को फोन करके बता दूं? नहीं नहीं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने दे। वो दोनों ये सुनकर टेंशन में आ जाएंगे। फिर गीता और उसका पति रमेश एक सरकारी अस्पताल में अपने चेकअप के लिए चले गए। वहाँ देखा तो इतनी लंबी लाइन थी। उनका नंबर 2-4 घंटे बाद आया। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, कल से खांसी और बुखार बहुत है। डॉक्टर चेकअप करके दवाई लिखकर दे देता है। डरने की बात नहीं है, तुम्हें कोरोना नहीं है, लेकिन 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लो और जो मैंने दवाई दी है उसे टाइम से लेना और कोई दिक्कत हो तो मैंने अपना नंबर भी लिखा है, मुझे फोन कर लेना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फिर राकेश 14 दिन के लिए अलग कमरे में रहता है और अपनी पत्नी से दूरी बना के रखता है। कुछ दिन बाद नीलू का रमेश के पास फोन आता है कि पापा, स्कूल की फीस भरनी है, पैसे दे दो। अभी 2-4 दिन रुक जाओ बच्चों, मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन नीलू अपने पापा की आवाज सुनकर पहचान जाता है कि पापा किसी टेंशन में है और नीलू अपनी मम्मी को फोन करता है और अपनी कसम देकर सारी बात पूछ लेता है। नीलू की मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी मम्मी ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। तुम्हारे पापा का काम सही नहीं चल रहा और सारी सेविंग भी खर्च हो गई है। हमने ठेकेदार से कर्जा भी लिया है और हम दिल्ली काम ढूंढने आए हैं। और तुम्हारे पापा को बुखार है, उन्हें डॉक्टर ने 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा है। नीलू अपने मम्मी पापा से नाराज हो जाता है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। क्या हुआ है? नीलू सारी बात अपनी बहन शालू को बता देता है। कुछ दिन बाद रमेश की तबीयत सही हो जाती है। मैंने नीलू और शालू को सब बता दिया है। नीलू ने मुझे अपनी कसम दी थी और आपको पता है मैं उसकी कसम झूठी नहीं खाती। लगता है यहाँ हमें कोई काम नहीं मिलेगा। रमेश और गीता एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी नीलू का फोन आ जाता है। पापा, मुझे मम्मी ने सब बता दिया है। आप दोनों कल सुबह बस पकड़ के घर आ जाना, मैंने टिकट बुक करा दी है। अगले दिन रमेश और उसकी पत्नी गीता अपने घर के लिए बस पकड़कर चल देते हैं। नीलू, क्यों ना मैं लोगों को ऑनलाइन डांस और कुकिंग क्लास दूं? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी लोगों को ऑनलाइन मैथ की क्लास दूंगा। रमेश अपनी पत्नी को लेकर घर के लिए वापस निकल जाता है और अगले दिन वो दोनों सुबह घर पहुंच जाते हैं। नीलू अपने पापा को कुछ पैसे देता है। ये कहाँ से लाया नीलू? पापा, ये मैंने और बहन ने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, आप ले लो। और हमने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी हैं। उस टाइम बाद उसके भी पैसे मिल जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीलू और शालू दोनों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी। कुछ महीने बाद उनको उनकी ऑनलाइन क्लास से पैसे मिलने भी चालू हो गए। अब आपको पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा। नीलू और शालू दोनों ऑनलाइन क्लासेस देकर पैसे जोड़ते हैं और मिलकर गांव में अपने पापा के लिए एक नई राशन की दुकान खुलवा देते हैं। रमेश की दुकान बहुत अच्छी तरह चलती है और साथ ही साथ नीलू और शालू भी अपनी ऑनलाइन क्लास से अच्छे पैसे जोड़कर अपने मम्मी पापा को देते हैं। मुझे तुम पर नाज है। तुमने अपनी पढ़ाई की मेहनत से आज मेरा काम फिर से चालू करवा दिया। ये पढ़ाई ही है जो तुम्हें किसी भी गंभीर दुर्घटना से निकाल सकती है।